छात्रों, आज हम लोग इस विषय पर बात करने वाले हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में कौन से ऐसे कारक हैं जो उनको विकसित करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के निर्धारक या आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। इन तत्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है, आर्थिक और गैर आर्थिक। गैर आर्थिक माने नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स और इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। आज का लेक्चर, ये व्याख्यान नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स को लेकर के है। अगर दुनिया के विभिन्न देशों को देखा जाए तो कुछ देश बहुत विकसित हैं और कुछ देश बहुत कम विकसित हैं, और शुरू से ही इस प्रकार के अध्ययन होते रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है। तो हम लोग इस विषय पर विचार करने जा रहे हैं कि आर्थिक विकास के कौन से गैर आर्थिक कारण हैं, जैसे सामाजिक कारण, राजनैतिक कारण और धार्मिक कारण। इन सभी कारणों को हम लोग गैर आर्थिक कारण की श्रेणी में रखते हैं। सामाजिक कारणों में एक एक करके अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमें दिखाई पड़ता है एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द सोसाइटी। अगर कोई समाज पढ़ा लिखा है, वहाँ ज्ञान विज्ञान का विकास हो चुका है, तकनीक का विकास हो चुका है, समाज के अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं, तकनीक को जानते हैं, समझते हैं, तो उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, उनकी कार्य करने की कार्य प्रणाली अच्छी हो जाती है, और ऐसे में पढ़ा लिखा समाज तेजी से विकसित होता है। पढ़ाई लिखाई का असर प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है, और इसलिए एक पढ़ा लिखा आदमी गैर पढ़े लिखे आदमी की अपेक्षा विकास में ज़्यादा सहायक होता है। दूसरा कारण स्वास्थ्य और जीवन है। अगर किसी देश के नागरिक स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, तो उस देश में लेबर सप्लाई बेहतर होगी, काम करने की क्षमता बेहतर होगी और उत्पादन ज़्यादा होगा और विकास होगा। तो तन की स्थिति से और मन की स्थिति से विकास के ऊपर अंतर पड़ता है। इस बात से भी अंतर पड़ता है कि ये लोग सोचते कैसे हैं, सोचने का उनका तरीका क्या है, और इसलिए आइडियोलॉजी भी बहुत मायने रखती है। अगर वो विकास को महत्व देते हैं, भोग को महत्व देते हैं, कंजम्पशन को महत्व देते हैं, आगे बढ़ने को महत्व देते हैं, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है और विकसित होती है। लेकिन अगर कोई समाज आगे बढ़ने को महत्व न दे, ज़्यादा धन कमाने को महत्व न दे, देश विदेश जाकर के धन लाने की कोशिश न करे, तो ऐसे समाज में उत्पादन कम होगा और जिसे हम आर्थिक विकास कहते हैं वो आर्थिक विकास कम होगा। इसके अलावा जो सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज को बांध करके रखती हैं और समाज में मौजूद होती हैं, उनकी उपस्थिति और उनका काम करने का तरीका भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो परिवार एक सामाजिक इकाई है, एक संस्था है। यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, एक बड़ा परिवार बनाते हैं, और एक बड़ा परिवार अच्छा भी है और अनेक मामलों में गरीब होने की स्थिति में ये बुरा भी है। तो परिवार का असर, जाति का असर, वहाँ धर्म का असर, सामाजिक भेदों का असर, छुआछूत का असर, विभिन्न सामाजिक प्रथाओं का असर विकास के ऊपर पड़ता है, और आर्थिक विकास सामाजिक संस्थाओं से भी प्रभावित होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो समाज आधुनिक है या पुरातन है, आधुनिक सोच वाला है या पुरातन सोच वाला है, रूढ़वादी समाज है या आधुनिक समाज है, इसका भी असर पड़ता है। मॉडर्नाइजेशन भी अर्थव्यवस्था में विकास को प्रभावित करता है। जो लोग परंपरागत तरीके से सोचते हैं
वो उत्पादन की तकनीक बदलने के बारे में नहीं सोचते, वो उत्पादन को बहुत बढ़ाने की नहीं कोशिश करते, वो उन्हीं चीज़ों को अपनाए रहते हैं जो कि अर्थव्यवस्था में परंपरा से चली आ रही हैं। वो उत्पादन की टेक्नोलॉजी को बदलने की कोशिश नहीं करते, वो डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्नोलॉजी को बदलने की कोशिश नहीं करते, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की, अपने अप्लायंसेस को बदलने की, संसाधनों और साधनों को बदलने की कोशिश नहीं करते, पुरानी चीज़ों में ही रमे रहते हैं। तो जब समाज आधुनिक हो जाता है तो वो समाज विकास करता है। और इसी तरह से रैशनल थिंकिंग, हम बहुत विवेकपूर्ण तरीके से सोच रहे हैं या भावनात्मक तरीके से सोच रहे हैं। अगर कोई समाज बहुत ज़्यादा भावनात्मक तरीके से सोच रहा है, परंपरा को पसंद कर रहा है, परंपरागत तरीकों को पसंद कर रहा है, परंपरागत ज्ञान को पसंद कर रहा है, और जो कुछ नया आ रहा है, विवेकपूर्ण आ रहा है, जो अडॉप्ट करना चाहिए, जो स्वीकार करना चाहिए, उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो ऐसे समाज में विकास की गति धीमी हो जाएगी। क्योंकि विकास का पहिया बहुत तेज चलता है, हमेशा आगे बढ़ता है, और जो विवेकपूर्ण तरीके से समाज में हो रहे परिवर्तनों को स्वीकार कर लेता है, दुनिया में हो रहे परिवर्तनों को स्वीकार कर लेता है और उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, रैशनल होता है, सेंटिमेंटल नहीं होता, ऐसा समाज तेजी से आगे बढ़ता है और उससे आर्थिक विकास के ऊपर असर पड़ता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सोसाइटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि राष्ट्र में जो राष्ट्रीय आय है, जो कुल उत्पादन है, जिसे सब लोग मिलकर के उत्पादित करते हैं, उसका वितरण किस प्रकार का है समाज में। क्या देश में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अमीरों की संख्या बहुत थोड़ी है, या मध्यम वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा है? इन सब का असर विकास के ऊपर पड़ता है। अगर बहुत असमान वितरण है, यानी गरीब बहुत बड़ी संख्या में हैं, अमीर थोड़ी संख्या में हैं, तो भी विकास नहीं हो सकता। क्योंकि जो प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा उसको कंजम्पशन करने के लिए लोग चाहिए, और अगर गरीब लोग हैं तो वो उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, उसको खरीदेंगे नहीं, तो प्रोडक्शन करना संभव नहीं होगा। उसी तरह से अगर देश में अमीर नहीं है, जो कि बचत करते हैं, जो विनियोग करते हैं, उनकी संख्या कम है, तो भी देश विकसित नहीं हो पाएगा। तो एक सोसाइटी को बढ़ने के लिए आय का वितरण का एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो देश में आवश्यक रूप से बचत कर सके, जितनी बचत की आवश्यकता है उतनी बचत कर सके, और साथ ही साथ उसका विनियोग या इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो कि विनियोग को बढ़ावा देता हो, बचत को बढ़ावा देता हो, देश में प्रोडक्शन को बढ़ाता हो, इस तरह का अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो विकास को सहायता देता है। शहरीकरण या अर्बनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कम होता है, मांग कम होती है, उत्पादन कम होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था नीचे स्तर पर, नीचे आर्थिक स्तर पर जीवन व्यतीत करती है, जबकि शहरों में जीवन स्तर ऊंचा होता है। वहाँ के लोगों का उत्पादन भी ज़्यादा होता है, वहाँ के लोगों का उपभोग भी ज़्यादा होता है, और इसलिए ऐसे देश जिनमें ग्रामीण क्षेत्र बहुत है, गांव बहुत हैं, अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, ऐसे देशों में विकास कम होता है। लेकिन ऐसे देशों में जहाँ शहरीकरण अधिक हो गया हो, अधिकांश जनसंख्या शहरों में रहती हो, ऐसे देशों में विकास की गति ज़्यादा होती है और विकास ज़्यादा होता है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्रोपेंसिटी एंड लेवल ऑफ माइग्रेशन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के काम करने और बसने को हम कहते हैं माइग्रेशन, प्रवास। प्रवास का विकास में बहुत बड़ा रोल है। आप इसको समझ सकते हैं छोटे स्तर से कि गांव से लोग शहरों की ओर प्रवास करने चले जाते हैं, और इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ पर आमदनी ज़्यादा है, काम करने के लिए अवसर ज़्यादा हैं, वहाँ जीवन स्तर ऊंचा है, और अगर लोग माइग्रेशन करते हैं तो विकास होता है। भारत दुनिया का वो पहला देश है जहाँ से सबसे ज़्यादा बाहर जा कर के लोग पैसा हिंदुस्तान को भेजते हैं, रेमिटेंस सबसे ज़्यादा है।
भारतीय लोग विदेशों में गए हैं, अमेरिका में गए हैं, यूरोप में गए हैं और वहाँ से पैसा कमा करके देश को भेजते हैं। उससे हमारा देश विकसित होता है। माइग्रेशन से रोजगार पैदा होता है, माइग्रेशन से शिक्षा आगे बढ़ती है। तो जिस देश के लोग माइग्रेशन को पसंद करते हैं, माइग्रेट करते हैं कम विकसित जगह से ज़्यादा विकसित जगह की ओर, तो विकास अर्थव्यवस्था में पैदा होता है। तो इन सामाजिक कारणों के अलावा बहुत से ऐसे कारण हैं जिनको हम राजनीतिक कारण कह सकते हैं। राजनीतिक कारण किसी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे सबसे पहला बिंदु है पॉलिटिकल कमिटमेंट, राजसत्ता की प्रतिबद्धता विकास के प्रति। अगर कोई राजसत्ता विकास के प्रति प्रतिबद्ध हो तभी विकास हो सकता है, उसका ध्यान विकास पर हो तभी हो सकता है। सभी सत्ताएं हमेशा विकास के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होती, वे दूसरी चीज़ों के प्रति प्रतिबद्ध होती हैं। लेकिन एक अच्छी सत्ता राष्ट्र के आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध होती है। अगर हमारे प्रधानमंत्री, अगर हमारी पार्लियामेंट, अगर हमारे सांसद, अगर हमारी विधायिका ऐसे ऐसे कानून बनाए जिनसे कि विकास को बल मिले, तो ये माना जाएगा कि ये व्यवस्था विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। तो पहली बात है कि जो हमारी सत्ता है, राजसत्ता है, उसको विकास के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, सत्ता अगर प्रतिबद्ध भी हो लेकिन कमजोर हो, उसकी बात कोई सुनता नहीं हो, उसके बनाए कानून को कोई मानता ना हो, तो फिर कानून भी नहीं बनेगा और कानून को माना भी नहीं जाएगा। ऐसी परिस्थिति में विकास संभव नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मजबूत नेतृत्व अगर अर्थव्यवस्था में हो, और आप इसको अगर इतिहास को देखेंगे, चाहे अमेरिका के इतिहास को देखें, चाहे रूस के इतिहास को देखें, चाहे चीन के इतिहास को देखें, चाहे भारत के इतिहास को देखें, जब भी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हमें मिली है हमारा विकास हुआ है, और कमज़ोर लीडरशिप में हमारा कोई विकास नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनैतिक स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी देश की सत्ता डामाडोल है तो विकास रुक जाता है, विकास संभव नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था में राजसत्ता डामाडोल हो, एक सरकार हर साल बदल जाती हो, हर 6 महीने पे बदल जाती हो, कोई नियम कानून नहीं बनेगा, ऐसी सरकार की स्थिति में, अस्थिरता की स्थिति में विकास संभव नहीं है। आज पूंजीवादी सरकार है, कल साम्यवादी सरकार हो जाए। ऐसी स्थिति में जो पूंजीवादी विनियोग हुए हैं वो समाजवादी सरकार के समय में नष्ट हो जाएंगे। समाजवादी सरकार कुछ दिनों तक है, उसके बाद पूंजीवादी सरकार है, तो सारा स्ट्रक्चर, प्लानिंग सब बदल जाएगी। ऐसी परिस्थिति में हमारा विकास तेज नहीं हो सकता। अगर अर्थव्यवस्था में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राजनीतिक स्थिरता है, तभी विकास संभव होता है। इसके अलावा जो हमारी सरकार है वो एक अच्छी सरकार हो, कार्य सक्षम सरकार हो, गुड गवर्नेंस हो, प्रेजेंस ऑफ गुड एंड इफिशिएंट गवर्नमेंट, सरकार सुशासन चला रही हो, भ्रष्टाचार न हो, बेवजह उत्पीड़न न हो व्यापारियों का, उत्पादकों का, उपभोक्ताओं का। ऐसी स्थिति अगर है तो देश में आर्थिक विकास तेज होता है, उत्पादन बढ़ता है, विनियोग बढ़ता है। साथ ही साथ देश में अगर कानून की व्यवस्था ठीक नहीं है तब भी विकास को नुकसान होगा। लोग कानून पालन करने वाले हों और सरकार कानून का पालन कराने वाली हो, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी, और सुरक्षा भी देती हो। ये नहीं है कि हमने प्रॉपर्टी पैदा की, हमने धन पैदा किया, असुरक्षित है, कोई इसे ले सकता है, लूट सकता है, तो कोई भी व्यापारी या उत्पादक को काम करने की वो प्रेरणा नहीं रहेगी। इसलिए मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि विकास को बढ़ावा देता है। उसी तरह से मेंटेनेंस ऑफ जस्टिस एंड ऑर्डर, देश की न्याय व्यवस्था और सामान्य व्यवस्था दोनों ठीक होनी चाहिए।
राजसत्ता अगर न्याय सत्ता को ठीक रखती है और प्रशासन को ठीक रखती है तो देश में विकास होता है। ये सारा कुछ देश के अंदर ही सीमित नहीं है। आज हम वैश्वीकरण के युग में हैं। कोई भी देश अकेला विकास नहीं कर रहा है, सारे देश एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसलिए किसी देश का दूसरे देशों से राजनीतिक संबंध कैसा है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति रहती है, भारत और चाइना के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जब टेंशन हो तो दोनों देशों का विकास नहीं होता। उनका सारा ध्यान और पैसा और संसाधन युद्ध में व्यय होते हैं, डिफेंस में व्यय होते हैं, डेवलपमेंट के काम में व्यय नहीं होते। और इसलिए अगर देश में दूसरे देशों से अपनी सीमाओं पर तनाव हो तो भी विकास के बुरा असर पड़ता है। कोई भी देश अकेले विकसित नहीं होता, उसे दूसरे देशों का सहयोग लेना पड़ता है। और अगर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि अच्छी है तो उसे दूसरे देश सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि उसके विकास में सहायक होती है। उसे लोग सहायता देते हैं, उसे ग्रांट्स देते हैं, उसके यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने कल कारखाने खोलते हैं, उनके नागरिकों को अपने यहाँ बुलाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में देश का विकास होता है। और साथ ही साथ अगर कोई देश अनेक देशों के साथ इस तरह से जुड़ा है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त हो रहा है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्राप्त हो रहा है, आप विकास का कार्यक्रम बना रहे हैं, अमेरिका कहता है बनाओ, हम आपकी सहायता करेंगे, आपको टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए हम देंगे, पैसा चाहिए हम देंगे, रूस कहता है हम आपकी सहायता करेंगे, इजराइल कहता है हम आपकी सहायता करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में किसी देश का विकास होता है। इस तरह से बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं जो कि किसी देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं। किसी देश के विकास में धर्म का भी स्थान है और धार्मिक सोच का भी स्थान है। यद्यपि इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता और आज तक कोई भी इसको सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि किस धर्म के लोग तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और जिनमें इस बात को का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि धर्म का भी असर पड़ता है। जो धर्म बहुत कट्टर धर्म है, अगर धार्मिक कट्टरता किसी देश में है तो ऐसे देश में विकास की गति धीमी हो जाती है। और जहां धार्मिक सहजता है, कट्टरता नहीं है, वहां पर विकास की गति तेज होती है। मैक्स वेबर नाम के विचारक ने आरंभ में काफी पहले विचार किया था कि उत्तरी यूरोप और दक्षिण यूरोप के विकास के स्तर में अंतर है। उत्तरी यूरोप में प्रोटेस्टेंट लोग रहते हैं और दक्षिण यूरोप में कैथोलिक रहते हैं। प्रोटेस्टेंट उदारवादी होते हैं, कैथोलिक कड़े होते हैं। तो ये उसने निष्कर्ष निकाला था कि इस धार्मिक कट्टरता के कारण कैथोलिक कंट्रीज का विकास कम हुआ है, जबकि उन देशों का विकास ज़्यादा हुआ है जो प्रोटेस्टेंट हैं। ये भी माना जाता है कि हिंदू धर्म विकास को बहुत ज़्यादा सहयोग देने वाला नहीं है। हिंदू धर्म में यह विचार चलता है कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति करना है, हमें अपने अचीवमेंट दूसरे लोक के लिए करने हैं। इस लोक में जो कुछ स्थिति है वो पुनर्जन्म के कारण हमारी है, हमारे कर्मों का परिणाम इस जन्म में मिल सकता है, अगले जन्म में मिल सकता है। इस तरह के विचार के कारण जो काम करने की प्रेरणा है, धन कमाने की प्रेरणा है, वो थोड़ी कम हो जाती है, ऐसा मानना है। इसी तरह से बुद्ध धर्म की अगर बात करें तो बुद्ध के जीवन को देख करके जो अपना जीवन तय करता है उसमें प्रॉस्पेरिटी या बहुत धन कमाने की इच्छा नहीं हो सकती। तो सम्यक विचार करता है, बहुत उसकी अभिलाषा नहीं होती। ऐसी परिस्थितियों में विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। और मुसलमानों में भी अगर ये देखा जाता है कि जहाँ धार्मिक कट्टरता है वहाँ विकास कम है और जहाँ सहज हैं वहाँ पर विकास ज़्यादा है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कारक हैं, सामाजिक कारक हैं, राजनीतिक कारक हैं, धार्मिक कारक हैं, जो कि
यह स्पष्ट करते हैं कि इन सब का प्रभाव किसी देश के आर्थिक विकास पर पड़ता है। आप सबका धन्यवाद।